हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक लेने वाले हैं मैकेनिक्स का। जो कल अपन ने पढ़ा था उसको ही आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अपनी सीरीज चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड अपन इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा अपन इसमें किस तरीके से बात करने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें अपन किस वे में बात करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अपन ने कल बात की थी, उससे रिलेटेड अपन आगे बात करेंगे। कल अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात की थी। किस बारे में बात की थी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बारे में बात की थी कि आपके पास कितने टाइप की फ्रेम होती है और कितने टाइप की फ्रेम होती है और कैसे डिपेंडेंसी होती है पार्टिकल की इस फ्रेम पे, किस तरीके से डिपेंडेंसी पार्टिकल की ली जाती है, उस बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, तो दो तरह की फ्रेम के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। पहली फ्रेम थी आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरी अपन ने बात की थी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का पूछा जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपन। तो इसमें अपन बात करने वाले हैं कि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो अपन ने बात की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। अब गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन आगे की अपन चर्चा करेंगे, जिसमें भी 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, देखिएगा किस वे में अपन आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, तो इसमें अपन बात करते हैं गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखिएगा, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, कल की वीडियो को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। एक अपन ने एक फ्रेम ली थी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए थे, एक्स लिया था, वाई लिया था और जेड लिया था। ठीक है, अब अपन आगे इसमें बात करें कि एक फ्रेम इसके ऊपर ली थी अपन इस तरीके से, जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स डैश, वाई डैश और यहाँ पर अपन ने लिया था जेड डैश। ठीक है, ये अपन ने कोऑर्डिनेट लिए थे। इसका ओरिजिन अपन ने लिया था ओ डैश, इसका ओरिजिन अपन ने लिया था ओ। ठीक है, इसके बीच की दूरी अपन ने ली थी आर नोट। यहाँ से इस कोई भी पॉइंट अपन ने लिया था जो किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। और यहाँ पर अपन ने टाइम पीरियड कितना लिया था? 0 लिया था। ठीक है, टाइम पीरियड 0 लिया था, तो ये अपने पास कौन सी हो गई? आर वेक्टर डैश। ठीक है, और एक अपन ने ये वाली दूरी ली थी, ये आपके पास आर वेक्टर हो जाएगी। और ये कोऑर्डिनेट इसका, इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? इसके लिए आपके पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जेड और टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आर नोट वेक्टर हो गया, ये इस तरीके से हो गया आपके पास। और अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया था ट्राइंगल लॉ का। इस वे में अपन ने क्या लगाया था? ट्राइंगल लॉ का फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, किस वे में ट्राइंगल लॉ का फॉर्मूला लगाया था? ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में कौन कौन से वेक्टर्स हैं? आर नोट वेक्टर, आर डैश वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास आर नोट आर डैश वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर हो गया? ये आर वेक्टर के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपके पास आर वेक्टर के बराबर हो गया। तो यहाँ से आर डैश वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? आर डैश वेक्टर आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव किया था अपन ने, इसका डेरिवेटिव किया था। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था अपन ने? टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर डेरिवेटिव करके बताया था कि ये फ्रेम है आपके पास एक, इसको फ्रेम बोल दिया अपन ने एस फ्रेम।
एस फ्रेम बोल दिया, और इसको कौन सी फ्रेम बोल दिया, एस डैश फ्रेम बोल दिया। कौन सी फ्रेम बोल दिया, एस डैश फ्रेम बोल दिया। और इसको कौन सी फ्रेम बोला था अपन ने, एस फ्रेम बोला था। ठीक है, ऐसा कुछ अपन ने बात की थी और इसका डेरिवेटिव किया था। तो क्या हुआ था आपके पास, ये चीज़ क्या थी आपके पास, कांस्टेंट क्वांटिटी थी, तो इसको मैंने जीरो के बराबर लिखा था। तो ये आपके पास यू डैश वेक्टर आया था एक, और एक यू वेक्टर आया था। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, जो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अपन वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाला है यहाँ पर, सेम आने वाला है। इस फ्रेम में वेलोसिटी चेक कर लो, चाहे इस फ्रेम की वेलोसिटी चेक कर लो, विदिन आपके पास क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, दोनों बराबर आने वाला है। उस कंडीशन में अपन क्या बात करेंगे, उस वे में अपन क्या बात करेंगे कि आपके पास जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन सेम आने वाला है। और यहाँ पर टाइम क्या लिया है अपन ने, ये आर नोट की वैल्यू, आर नोट वेक्टर क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। आर नोट वेक्टर क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब इसमें टी का कोई योगदान नहीं है, टी की वैल्यू क्या है, 0 सेकेंड है। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 सेकेंड है, यानी टी का कोई योगदान नहीं है। तो आर नोट वेक्टर क्या रहेगा अपने पास, कांस्टेंट रहेगा। उस केस में आपके पास वेलोसिटी आपके पास सेम होने वाली है। ये अपन ने कल डिस्कशन कर लिया था। अब यहाँ पर एक्सेलेरेशन का जो एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन और देख लेते हैं अपन। इसी में अपन एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन और देख लीजिएगा, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका ऐसा करो, आप इसमें डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, डी यू डैश वेक्टर अपॉन डी टी। इसका डेरिवेटिव कर दो यू वेक्टर अपॉन डी टी, यानी आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गया, ये भी क्या आएगा, एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या आने वाला है यहाँ पर, सेम आने वाला है। एक्सेलेरेशन का भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाला है यहाँ पर, सेम आने वाला है, यानी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये जो एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है ये टी इक्वल टू 0 पे, मतलब यहाँ पर ये वाली फ्रेम, ये जो दूरी है अपन ने, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, आर नोट वेक्टर वी टी वेक्टर। तो ये वी क्या है, एक नियत है या कांस्टेंट है, नियत या वी वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट अपने पास। तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर टी है ज़रूर पर टी इक्वल टू 0 पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर नोट गोज़ टू 0 हो जाएगा। और तो ये आपके पास क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर नियत आने वाला है। ठीक है, वही आपके पास एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन और आपके पास ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन और आपके पास वेग यानी वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम आने वाला है। ठीक है, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नई हेडिंग डालिएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नई हेडिंग है अपने पास, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
नई हेडिंग डालिएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नई हेडिंग है अपने पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन गैलीलियन रूपांतरण। यही रूपांतरण जो अपन ने बात की थी कि एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एक फ्रेम तो आपके पास अपन क्या रहते हैं इस तरह की लेते हैं, 0 ये x हो गई, ये y हो गई, ये z हो गई, ठीक है। एक अनदर फ्रेम अपन यहाँ पर इस वे में ले रहे हैं, ये o डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया और ये क्या हो गया आपके पास z डैश हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास मूविंग हो सकती है, ये किसी भी वेलोसिटी से मूविंग हो सकती है। तो जो सेकंड फ्रेम है यानी एस डैश फ्रेम है, ये अपने पास एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम है। तो ये आपके पास एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में रूपांतरण करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन निकालते हैं। इस फ्रेम से इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालें, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस फ्रेम से इस फ्रेम में अपन जाना चाहें, या अगर आपके पार्टिकल इसमें है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी, इस पार्टिकल की, ये पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो ऐसा निकालने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी अपन को। वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहलाती है आपके पास, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहलाती है अपने पास, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके पास लिख दीजिएगा, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो लिख दीजिएगा, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो, मतलब इसमें कोई भी अपन को निर्देश तंत्र है, ये फ्रेम है, इसके सापेक्ष अपन को क्या पता है, कण की स्थिति पता है। तो दूसरी फ्रेम में अगर कण की स्थिति को पता करना है, या दूसरी फ्रेम में कोई भी पार्टिकल के वेग को पता करना है, या कोई भी पार्टिकल के एक्सेलेरेशन को पता करना है, तो अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज लेंगे। वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने पास क्या कहलाती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। वही इक्वेशन क्या कहलाती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। आगे लिख सकते हैं, हो तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा, वह रूपांतरण संबंध यानी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन संबंध जिनके द्वारा एक अन्य जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात कर सके, उसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये दोनों, पहली कंडीशन क्या होगी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अपन को करवाना है, तो पहली कंडीशन होगी वो आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए आपके पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए। कंडीशन फर्स्ट लगा दीजिएगा, नीचे पूछ लेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कंडीशन क्या होती है, ये क्वेश्चन लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कंडीशन होगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो पहली कंडीशन होगी बोथ फ्रेम आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ फ्रेम आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरी कंडीशन ये भी लिख सकते हो कि एक स्टेशनरी रहेगा और दूसरी v वेलोसिटी से चलेगा, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन भी लिख सकते हो। फर्स्ट कंडीशन तो है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन ने कल बात की थी कि ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पर नेट, कोई भी पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा।
कोई भी पार्टिकल पे क्या होगा आपके पास, नेट फोर्स आपके पास 0 होगा। वो कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, वो होगी आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और क्या कंडीशन होगी, एम एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू 0, तो ए बराबर 0 हो जाएगा। ए को क्या लिख सकते हैं, डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, नियत होगा। मतलब ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी हमेशा नियत होगी, वेलोसिटी हमेशा नियत होगी, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जिसमें एक्सेलेरेशन का योगदान 0 होगा, एक्सेलेरेशन नहीं होगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। परंतु एक्सेलेरेशन क्या हो, 0, एक्सेलेरेशन 0 होगा तो उस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या नियत रहेगी। ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, आर डैश वेक्टर और ये वाला डायग्राम बना लीजिए, आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास आर नोट वेक्टर, ये आपके पास आर नोट वेक्टर। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसमें ए नंबर हेडिंग डालिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, यानी स्थिति का रूपांतरण। सबसे पहले हेडिंग है स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। पहली हेडिंग डालिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, यानी स्थिति का रूपांतरण। लिखिएगा, स्थिति का रूपांतरण, स्थिति का रूपांतरण। इसके लिए डायग्राम बना लो अपना, वही वाला फेमस डायग्राम अपना, तो एक ही डायग्राम है। ये आपके पास कौन सी फ्रेम हो गई, एस फ्रेम हो गई। ठीक है, ये थोड़ी सी हाइट पे बना लो अपने पास, एस डैश फ्रेम क्या है, थोड़ी हाइट पे बना लो इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, जेड डैश हो गया। ये क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, ये दूरी अपन डॉट डॉट करके बनाएंगे। ठीक है, ये दूरी डॉट डॉट करके बनाएंगे। ये आर वेक्टर, ये आर डैश वेक्टर। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लो, ओ डैश, ये ओ। ये आपके पास एस डैश फ्रेम हो जाएगी। ये कौन सी फ्रेम हो जाएगी, एस डैश फ्रेम हो जाएगी। फटाफट डायग्राम बना लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये पी पॉइंट बना लो, इसको पी पॉइंट दे दो। ठीक है, 4 नीचे लिखेगा, 4 एस फ्रेम। एस फ्रेम के लिए अपन क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, ओपी वेक्टर लिख रहे हैं।
तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास इसके लिए, पी इस फ्रेम में पी क्या होगा, एक्स वाई जेड और ये टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस ये आपके पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 0, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 0। ठीक है, तो x माइनस 0, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर, ये हो जाएगा x माइनस 0 आई कैप, ये हो जाएगा y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप। ये आपके पास r वेक्टर हो जाएगा, यानी ओपी वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर इक्वल टू x आई कैप y जे कैप प्लस z के कैप। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब लगा दो ट्राइंगल लॉ, वही वाला अपन ट्राइंगल लॉ यहाँ पर यूज लेंगे, यूजिंग ट्राइंगल लॉ। फिर लगाइएगा यूजिंग, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है, यूजिंग ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये आपके पास इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर को क्या लिख रहे हैं अपन, आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ओ पी वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ओ डैश वेक्टर को क्या किस आर नोट वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा ओ डैश पी वेक्टर को किससे डिनोट कर रहे हैं, आर वेक्टर से, ओ पी वेक्टर को आर वेक्टर से, आर नोट वेक्टर से, आर वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आर वेक्टर डैश कितना आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिएगा। और इसको क्या लिखिएगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा वी वेक्टर टी, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ लिख दीजिएगा आर नोट वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर टी। ये आर डैश वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन 3 इज नोन एज, यहाँ नीचे लिखिएगा इक्वेशन 3 इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 3 स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। स्थिति रूपांतरण समीकरण, स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है, स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 3 आपके पास क्या कहलाती है, स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है, स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा अपने पास, ये वेक्टर लगा हुआ है, तो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। आर वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, ये भी अपन ने देखा था, ये देखा था आर वेक्टर के कंपोनेंट। ये आपके पास एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपके पास किसके वेक्टर थे, आर वेक्टर के कंपोनेंट थे। ठीक है, ये आपके पास आर वेक्टर के कंपोनेंट थे। तो ये आपके पास अगर ये अपने पास इक्वेशन आई है, ये अपने पास इक्वेशन आई है, तो इसके कंपोनेंट देखें अपन, तो ये आर डैश है, वहाँ पर आर डैश है, तो यहाँ पर एक्स डैश लिखें, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स वेक्टर माइनस वी एक्स टी वेक्टर। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये वाई कंपोनेंट की बात करें तो वाई कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, वाई डैश वेक्टर इक्वल टू वाई वेक्टर माइनस वी वाई टी। और जेड वेक्टर, जेड कंपोनेंट की बात करें
जेड कंपोनेंट की बात करें तो जेड वेक्टर इक्वल टू जेड वेक्टर माइनस वी जेड वेक्टर टी। तो ये आपके पास तीनों कंपोनेंट हो गए। ये आपके पास कौन से कंपोनेंट हो गए, एक्स कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। आर वेक्टर को किस में, तीन कंपोनेंट होंगे, मतलब कोई पार्टिकल होगा तो वो आपके पास 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड तीनों रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। और उसके तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो आर वेक्टर डैश किसके बराबर होगा, इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डैश वेक्टर। वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई डैश वेक्टर। वाई डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर डैश का मतलब है ये एस डैश फ्रेम। ये आपके पास क्या है, एस डैश फ्रेम में इसको क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको एक्स डैश फ्रेम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और एक्स वाई जेड, सिंपल एक्स वाई जेड क्या है, इसको किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और वी एक्स वाई क्या है, दोनों फ्रेम किस वेलोसिटी से चल रही है, ये आगे की तरफ वी वेक्टर वेलोसिटी से आपके पास मूव कर रही है फ्रेम। तो अपन बोल सकते हैं ये आपके पास ठीक है। तो इस वे में अपन एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई कंपोनेंट को, और जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई है। ये आपके पास क्या आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब सेकेंडरी अपन बात करेंगे इसमें, देखिएगा इसमें अपन सेकंड बात करेंगे तो देखिएगा इसमें किस वे में आगे बात करते हैं। तो देखिएगा किस वे में अगर अपन बात करें, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का, ये वाई कंपोनेंट आ गया, ये आपके पास जेड कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ये होती है अपने पास, ठीक है। जनरल इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन की ये होती है, जिसमें अपन बोलते हैं कि ये इसमें स्थिति का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या, स्थिति का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा अब तक तो, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी की यहाँ पर मैं चर्चाएं करूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी की चर्चा करूँगा मैं यहाँ पर। ट्रांसफॉर्म कैसे होगी वेलोसिटी, आपके पास ट्रांसफॉर्म कैसे होती है उसकी मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, तो इसका डेरिवेटिव कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इसका डेरिवेटिव कर दो टी के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वी वेक्टर डी टी अपॉन डी टी। तो डी टी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यू डैश वेक्टर हो जाएगा, ये यू वेक्टर हो जाएगा, ये वी वेक्टर हो जाएगा। ये आपके पास एज ए इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ वी आपके पास क्या है, नियत है, वी की वैल्यू क्या आपके पास नियत है। और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 इज known as ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ
वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है आपके पास। ठीक है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। अगर यानी t की वैल्यू 0 हो, यानी अगर t की वैल्यू 0 हो तो इसको क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डैश अपॉन आर वेक्टर, वेलोसिटी क्या आएगी, ये आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, ये होती है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी इक्वेशन। ये आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 है, यहाँ पर टाइम नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर टाइम आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाती है। और इसी वे में अपन क्या करते हैं, इसी वे में ये आपके पास कांस्टेंट है, ये v वेक्टर क्या है आपके पास, नियत राशि है, कांस्टेंट राशि है। ये आपके पास क्या है, नियत राशि है, कांस्टेंट राशि है। अब इक्वेशन 4 का क्या करते हैं, फिर से डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आपके पास नियत है तो ये 0 हो जाएगा, डी यू वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू वैक्टर अपॉन डी टी माइनस 0, ये 0 हो जाएगा। तो ये एक्सेलेशन आ जाएगा अपने पास। तो एक्सेलेशन, ये आपके पास एक्सेलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। जो ए डैश वैक्टर अपॉन ए डैश आया है, ये आपके पास एक्सेलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है, एक्सेलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है। ये आपके पास एक्सेलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अपन 3 चीज़ों का पढ़ा है आज। पोजीशन का पढ़ा है पहला बात, दूसरी बात अपन ने किसकी पढ़ी है, वेलोसिटी की पढ़ी है, और तीसरी बात अपन ने किसका पढ़ा है, एक्सीलेशन का पढ़ा है। किसका पढ़ा है, एक्सीलेशन का पढ़ा है। 3 पॉइंट अपन ने बात की हैं। पहला पॉइंट का जो आंसर है ये हो जाएगा पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपके पास तीसरा एक्सीलेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आगे अपन फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और आगे बहुत अपन एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा, और मिलते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो कल ही आने वाली है अपनी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन विदाउट टाइम वेस्ट किए इसके आगे के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताइए। क्या बताइए, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताइए, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताइए, और एक्सेलेरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताइए। तीनों के बारे में इन डिटेल पूछा जाता है। इन डिटेल में आपके पास तीनों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो तीनों के बारे में आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बात करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पेशेंस के साथ देखिएगा और इसको कंप्लीट लेक्चर को कीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।